सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। इस सिफारती पेशकदमी को चीन ने आज तक कभी ना भुलाया। पाक चीन दोस्ती की इब्तिदा हुई 21 मई 1951 से। बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद दो दरफा ताल्लुकात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो तमाम मौसमों और हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद कायम और दायम है। पाकिस्तान और चीन नहायत करीबी सियासी, मुआशी ताल्लुकात की बिना पर दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। ये ताल्लुकात पिछली 7 दहाइयों पर मुहित हैं, जो कि दुश्मनाने वतन के दिलों पर सांप बनकर रेंगते हैं। आज खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबे CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन ने 10 साल कबल 5 जुलाई 2013 को CPEC के मंसूबे का आगाज़ किया था। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई और CPEC मंसूबों से लाखों अफराद को रोजगार के मौके मैसर आए। पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा है जिसने पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन किया। तरक्की की इन मनाजिल को देखकर दुश्मन रोज अपनी नई चालें चलता है, मुल्क में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने की मज़मूम कोशिशें करता है, मगर अफवाज पाकिस्तान और मादरे वतन की हिफाजत के लिए अब तक बेशुमार कुर्बानियाँ देकर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया गया। चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, सऊदी अरब और UAE की सरमायाकारी की खबरों के बाद आज 2 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 48,000 की सतह को अबूर कर गया। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 से 14 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। अब सवाल यह है कि चीन नायब सदर का ये दौरा पाकिस्तान कितना कारगर साबित होगा और ये दौरा खित्ते पर किस तरह से असरअंदाज होगा। आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होंगे और भारत जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, मोदी सरकार को ये पेशरफ्त क्या हजम हो पाएगी? क्या भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुखालिफ फिर कोई सामने लेकर नहीं आएगा? खैर, हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। आगे ये मामला किस तरह बढ़ेंगे, CPEC के हवाले से इसी बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं माहिर आलमी उमूर की हुमा मखाई साहिबा। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये $1 मिलियन की सरमायाकारी जो कि चीन कर रहा है, CPEC जो कि यकीनन गेम चेंजर है, अब इसको 10 साल मुकम्मल हो गए। इसके 10 साल मुकम्मल होने में पाकिस्तानी मईशत को कितना सहारा मिला और किस तरीके से आगे जो दीगर ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बढ़ेंगे तिजारत के हवाले से, किस तरह देखती हैं आप? देखिए, ये तो खुशाइंद बात है कि 10 साल तकमील को 10 साल पहुँचे, और उससे भी ज़्यादा खुशाइंद बात है कि उसको सेलिब्रेट करने और उसको पे ऑथेंटिसिटी का स्टैंप लगाने जो है वो चाइना से डेलीगेशन आया है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट शामिल है। ये सब बहुत अच्छी बातें, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि इट इज़ ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ सोबरिंग फॉर पाकिस्तान। क्या हम CPEC से इन 10 सालों में वो सब कुछ अवेल कर सके जो हम अवेल करना चाहते थे? क्या हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को अंदरून मुल्क दूर कर सके जो CPEC के हवाले से बहरा उठाए जाते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स एंड ब्रिजेज़ में, हाईवेज़ में, मोटरवेज़ में इन्वेस्टमेंट आया है। गवादर पोर्ट पे बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आया है, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस कि क्या पाकिस्तान उससे ऐसा मफाद उठा सका जो हमने उसको नाम दिया था गेम चेंजर का? क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए वो गेम चेंजर है? क्या आज पाकिस्तान की मईशत 10 साल पहले से बेहतर है या उससे ख़राब है? क्या हमारे नौजवानों के पास आज नौकरी है या नहीं है? CPEC ने नौकरी प्रोवाइड की है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो नीचे गए हैं। ओवरऑल आपकी स्कूल इनरोलमेंट नीचे गई है, ओवरऑल आपकी GDP नीचे गई है, ओवरऑल आपकी क़ुव्वत ख़रीद एक इंसान की नीचे गई है। तो ये पॉजिटिव इकनॉमिक इंडिकेटर्स तो नहीं है। इलेक्शन से पहले बहुत सारी बातें, अच्छी बातें कर और शोर करके और ये कहना कि हम तरक्की की तरफ गामजन हो गए और फिर दिसंबर में हम वहीं खड़े हों जहाँ आज खड़े हैं, तो फिर सूरत हाल इंतहाई मकबूश है। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ सेवियर फॉर पाकिस्तान। जिस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिक आइसोलेशन में था, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में था, उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को बेल आउट किया था और चाइना तवातुर के साथ मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बेल आउट करता है। इस वक्त आपको IMF
इसलिए पैसे दिए कि चाइना ने आपको वो रिक्विजिट पैसे सूद पे दिए हैं ताकि आप उस लेवल पे पहुंच सकें जहां IMF आपको पैसे दें। तो अगर मैं दोहरा दूं बात कैसर बंगाली की कि हमारे जो आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनका काम ये होगा कि वो सिर्फ ये फैसला करें कि उन्हें किससे कर्ज लेना है एग्जिस्टिंग कर्ज की सूद उतारने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल। लिहाजा सवाल ये है कि क्या हम वो मुश्किल फैसले आज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे जिनके हवाले से तवातुर के साथ बात होती है, और क्या उन मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ एक तबके पे डाला जाता है और जो एक्सप्लॉयटेटर्स हैं इस माशरे में और जो एक्सप्लॉयटेटर्स हैं इस इकनॉमिक सिस्टम के, वो स्कॉट फ्री जाते हैं। अब ये सवालात हर एक की ज़ुबान पर हैं। अब हर तनख्वाहदार बंदा ये पूछता है कि मैं तो टैक्स देता हूँ लेकिन ना रिटेलर टैक्स देता है, ना एग्रीकल्चरल टैक्स देता है, ना रियल स्टेट वाला टैक्स देता है। चाइना भी गालिबन हमसे आकर इस वक्त यही कहेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको जो आपके अंदरूनी मसाइल हैं वो खुद हल करने पड़ेंगे, चाहे वो हमारी माशी मुश्किलात हैं और माशी बेवकूफ़ियाँ हैं, चाहे वो हमारी सियासी पोलराइजेशन है और सियासी चपखलिश है जो उसने पाकिस्तान को ऐसे जकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। बस यही गुजारिश। आपने बिल्कुल सही पेश की हैं मबा खाई साहबा, इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मुझे ज्वाइन करें माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, ये 10 साल CPEC के, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसने हमारी मईशत को कितना आगे बढ़ाया है, हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या वाकई हम वो फ़ायदा उठा पाए जो हमें उठाना चाहिए था? सॉरी, मैं आपका सवाल प्लीज रिपीट करेंगे। जी खुर्रम, मेरा सवाल ये है कि CPEC को आज 10 साल मुकम्मल हो गए। चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन हमने वो फ़ायदा उठाया जो हमें उठाना चाहिए था अपनी मईशत की बेहतरी के हवाले से या नहीं? आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? जी नहीं, मेरे ख्याल कि हमने उस तरह से फ़ायदा उठाया है। और ठीक है, आप देखें अब जो हमारे पास जो इकॉनमी की जिस तरह से हमने सफ़र किया है पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल में उसी का एक आउटकम है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उस पर उतना तो फोकस नहीं किया। ऑफकोर्स हमारे पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये सारी जो है प्रॉब्लम हुई है और स्टेबिलिटी पॉलिटिकल से रहती है कि ट्रांजिशन बहुत तरीके से अगर हम चेंजेस देकर होती तो उसकी वजह से आपके इंडस्ट्री आता है, आपको पैसा लगता है, प्रॉफिट होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, एक्सपोर्ट्स होती है। तो हमने डेफिनेटली उसको फायदा नहीं उठाया जो हमें उठाना चाहिए था, लेकिन आज हम कर सकते हैं ये कि हमें एक विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है। आज भी अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो है जिम्मेदार हम खुद होंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं खुर्रम। अच्छा, एक और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया, शरह सूद को बरकरार रखा गया, बाकी अशारिये बताए गए महंगाई के हवाले से भी और आगे फिर GDP और सारी चीज़ें, उनको आप किस तरह देखते हैं? जी खुर्रम, शहजादा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, सबसे पहले तो ज़रा CPEC पर बात कर लूँ मैं आपसे, फिर मैं आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान किया गया उस पर भी बात करती हूँ। आप किस तरह देखते हैं ये CPEC जिसको आज 10 साल तो मुकम्मल हुए, पाकिस्तान ने अपनी मईशत को क्या उस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया और ख़ास तौर पर पाक और चाइना ताल्लुकात, इन ताल्लुकात की बिना पर हमेशा चाइना ने हमें जिस तरह मदद किया, हमने उस चीज़ को वाक़ईतन लगाया इन 10 सालों में अपनी मईशत पे जिस तरह हमें लगाना चाहिए था, या हम उस तरह फ़ायदा उठा नहीं पाए? एक तो ये याद रखिए कि चाइना ने आपकी जिस तरह मदद की है वो किसी और मुल्क ने आपकी उस तरह मदद नहीं की जिस तरह चाइना ने की है। CPEC से पहले मैं ये जिक्र करता चलूं कि जब पाकिस्तान को कोई मुल्क इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा था, IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, मिडल ईस्टर्न मनीज भी नहीं आ रही थी, तो चाइना ने आपकी रीफाइनेंसिंग भी की, रीप्रोफाइलिंग भी की, उससे हमें बहुत मदद मिली और बहुत तकवीयत मिली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, और वो वक्त गुजारने में जब तक कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं गए थे। अब अगर आप इसके अलावा देखिए तो इस वक्त एक फैसिलिटी है जो RMB की फैसिलिटी है, जो 30 बिलियन RMB की पाकिस्तान को दी हुई है चाइना। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का CPEC जो 2013 में शुरू हुआ और 2015 में फिर सारे MOUs जो हैं वो साइन हुए पाकिस्तान के, और इन MOUs के तहत आपने कोल, हाइडल और सबसे बढ़ के आप याद रखिए कि थरकोल जो कि हमारी अपनी इंडिजिनस रिसोर्स है वो डेवलप हुई।
फिर इसके साथ साथ आपने बहुत से और मतलब टेक्निकल एजुकेशन इस तरह के काम भी किए। गवादर जो है वो अर्ज़ वजूद में आया। गवादर का जो पोर्ट है, गवादर का जो एयरपोर्ट है वो इस वक्त बन रहा है, और इस वक्त भी वो चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब जो आगे फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें हैं वो हैं ML1 बननी है, पाकिस्तान का CPEC 2 होना है। ये हैं वो चीज़ें जिसको पाकिस्तान ने आगे जाके बढ़ना है। जिस तरह CPEC के जो कुछ मायदे हैं मेरा ख्याल है उन पर बातचीत भी होने की ज़रूरत है। टोटल तकरीबन $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आई है। ख्याल है कुछ IPPs की जो हमारे इस वक्त डेट पेमेंट्स हैं उसकी रीप्रोफाइलिंग करना जो है वो ज़रूरी हो गई है, बिकॉज पाकिस्तान पे उसका बोझ ज़्यादा है। CPEC 2 करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और उसकी वजह यह है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च किया है पर उसको कमा कर वापस करना है तो उसका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनना है। तो ये ओवरऑल तनाजुल है जिसमें हम खड़े हुए हैं। हम इसको जितना बेहतर सुलझा कर आगे लेकर चलेंगे तो ये एक हमारे लिए मार्केट बनेगा। चाइना इज अ बिग मार्केट, और अभी हमने उसको ये मार्केट बनाना है। आई थिंक दैट इज वेयर वी लार्जली स्टैंड ऑन CPEC। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉइंट टेकन। खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। हुमा बखारी साहिबा, मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने हमेशा मुल्क देखा अगर अब अपने पाकिस्तान में तो न सिर्फ मुल्क की मईशत को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। अब CPEC की जो कामयाबी है वो बैरूनी कुव्वतों और डेफिनेटली भी खत्ते पर किस तरह से असरअंदाज होगी, आप उसको किस तरह देखती हैं? देखिए, आप जिस तरह और चीज़ें फाइट करते हैं आप इसको भी फाइट करते हैं। आप ख्याल में हमारा तो एक हिस्सा है ना वन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। आपके ख्याल में क्या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की जो चाइना ने फैसला किया है उसकी मुखालिफत नहीं है? उसकी भी मुखालिफत है। ये तो वो फैसले हैं जो कौमें करती हैं अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए, ताकि वो ऑल फ्रंट्स पे मजबूत होकर लड़ सकें। चाइना और इंडिया का जो तनाज़ा है वो मेरे और आपके सामने, उन्होंने तो एक जंग लड़ी है ना तकरीबन, जिसमें चाइना ने उनकी फेंटी लगाई है और इंडिया की ज़मीन है चाइना के पास। इसके बावजूद जो उनका ट्रेड वॉल्यूम है ना वो 2022-2023 में कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। तो बिल्कुल दुश्मन है और उनको काउंटर भी करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ दुश्मन ही काउंटर करते रहेंगे और ग्राउंड पे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ बचाने के लिए नहीं रह जाएगा। सही कह रही हूँ, करता भी है पाकिस्तान। और इसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो पाक फ़ौज है उसकी लाजवाल कुर्बानियाँ शामिल हैं। अगर ये तरक्याती मनसूबा तेज़ी के साथ कामयाबी की मनाजिल को तय करता है तो यकीनन पाकिस्तान एक मजबूत मईशत के तौर पर उभर कर सामने भी आएगा। लेकिन हुमा साहिबा, जो इंडिया का किरदार इसमें रहा, जिस तरह से इंडिया ने हमेशा CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, कई हथकंडे आजमाए गए, तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई मजमूम कोशिशें की जा सकती हैं? बिल्कुल आजमाए जा सकते हैं। उनका एक डेस्क है वहाँ पर जो CPEC के हवाले से प्रोपेगेंडा का टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात खारिजुल इम्कान नहीं हो सकती कि इसमें इंडिया का कोई हाथ हो। जिस तौर जो टाइमिंग हुई बाजोड़ के एक्सप्लोजन की, जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल बाजोड़ में मैंने और आपने देखी। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चाइना CPEC से कमिटेड है, हमारा साथ दे रहा है। मुझे हर वक्त ये सवाल पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली। और इस सवाल का जवाब जो है हमें देना चाहिए। हम माशी तौर पर दोबारा फाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए हमें करना है क्या वो हम करने के लिए तैयार हैं? हम अच्छी बातें तो करते हैं, तराने तो पढ़ते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है, इन सवालों के जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सिक्योरिटी इशू है CPEC का, और आपने देखा कि चाइनीज़ पर्सनल्स को पास्ट में अटैक भी किया गया है, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात में चाइना के साथ तातुल भी आया, और वहाँ जाहिर है कि हमारी अफवाज ने बेहतरीन किरदार अदा किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो गिविंग द रिक्विजिट बैकिंग to any government who comes into power to CPEC. But at the end of the day, जो red tapeism है इसको ख़त्म करना है। ये जो lack of एक complacent होते हैं हमारे में, मुझसे बहुत लोग बात करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि जी हम जब चाइना गए थे तो जो टीम साथ गई थी उसको तो प्रोजेक्ट्स के बारे में खबर ही नहीं थी, उसको तो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो अगर ऐसे लोग आपका फेस बनेंगे तो आप साल में 10 दफ़ा चाइना और बीजिंग चले जाइए, सूरत हाल तो बेहतर नहीं होगी। और यही पैगाम आपको बाहर चाइना भी। बिल्कुल, आप सही। बहुत शुक्रिया आपका। वो बखारी साहब हमारे साथ थी और खान नजीब साहब।
देखते हैं कि आगे खुद हुकूमत पाकिस्तान और आने वाली नई हुकूमत किस तरीके से सीपैक के मामले को पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमारा अपना किरदार ही बड़ा अहम है। चीन तो अपना किरदार अदा कर ही रहा है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की बात करते हैं, जिसकी हालत अभी फिर से तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मों से चूर हॉस्पिटल में जेर इलाज मासूम ये रिजवाना, जिसमें बताया गया कि इसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। डॉक्टर्स ने 24 घंटे बड़े अहम करार दिए हैं। मजीद भी कत्ल की दफात मुकदमे में दर्ज की गई। क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी खुरम, कि घरेलू मुलाजमा रिजवाना, इसकी हालत कैसी बताते हैं डॉक्टर्स? जी बिल्कुल सुमैया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और आज तकरीबन 8 रोज हो चुके हैं। बच्ची जो है वो जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। रिजवाना जिसका नाम है और 12 साल इसकी उम्र जो है वो बताई जाती है। रिजवाना इंतहाई तशवीशनाक हालत जो है वो बताई जा रही है। जो इंचार्ज हैं, जो मेडिकल कमेटी तश्कील दी गई है, 12 रुकनी कमेटी जो तश्कील दी गई, उसके जो हेड है उन्होंने बोल न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जोतत सलीम का ये इस हवाले से बताना था कि बच्ची के आगे जो 48 घंटे आने वाले हैं इंतहाई क्रिटिकल है, क्योंकि बच्ची को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है, जबकि बच्ची पर जो जख्म वो भी ठीक तरीके से जो है वो भर नहीं पा रहे हैं। दूसरी जानिब क्योंकि रिजवाना की सैचुरेशन जो है अचानक से ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो इंक्रीज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये भी खदशा जाहिर किया कि अगर इसी तरह ऑक्सीजन, क्योंकि अभी मैक्सिमम ऑक्सीजन इसको दी गई है, अगर इस पे स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है तो बच्ची को वेंटिलेटर पे मूव करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जानिब से जो है तमाम जो मेडिकल बोर्ड है, वो 12 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है, वो दिन में 3 मरतबा तो ये खबर सामने आई थी खुरम, डॉक्टर जोसेफ जिनसे आपकी बात हुई, क्या उन्होंने ये कहा कि बच्ची को जहर देने की कोशिश की गई थी? सुमैया बिल्कुल हमने उनसे सवाल किया, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इस चीज की तरदीद की जा रही थी। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि जो उनके लवाहिकीन है उनकी जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसे कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिले। लेकिन वो टेस्ट करवाया गया, जो फोरेंसिक लैब में भिजवाया गया, लेकिन अब से 3 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन डॉक्टर्स की मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी कोई शवाहिद जो है वो मसूल नहीं हुए कि इसको जहर दिया गया। ताहम लेकिन जो लवाहिकीन है, आज बच्ची की दादी से भी हमारी बात हुई है, तो बच्ची की दादी की जानिब से ये बताया जा रहा था कि बच्ची जब होश में आई थी तो उसने ये बताया है कि टॉयलेट साफ करने वाले तेजाब पे जो है इन्होंने मेरे मुंह पर डाला था। जो नामजद है मुकदमे में सोमिया, जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया है बच्ची को, उसकी जानिब से तेजाब मुंह में डाला गया था, लेकिन बच्ची ने वो तेजाब पिया नहीं और वो तेजाब उसने थूक से बाहर फेंक दिया था। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इस चीज की भी तरदीद की जा रही थी कि अभी तक कोई इस तरह के भी शवाहिद नहीं मिले कि अगर तेजाब इसको पिलाया गया। फिलहाल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जहर देने के या तेजाब पिलाने के कोई शवाहिद फिलहाल सामने नहीं आए हैं। खुरम मलिक, बहुत शुक्रिया, हमें घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से, उस बच्ची की हालत के हवाले से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। सियासी सूरत हाल में बात करने से पहले कोर्ट की खबर में आज ज़रा जिक्र कर लें। इस्लामाबाद की जो ज़िले अदालत है उसने 9 मई से मुतालिक मुकदमात थे, जिसमें चेयरमैन PTI की ज़मानत में अब 15 अगस्त तक की तौसीक़ करते हुए समाअत को मुलतवी किया। लेकिन दौरान समाअत जो जज ताहिर अब्बास थे, उन्होंने रिमार्क्स ये दिए कि ये आम नौयत का केस नहीं था। पहले होता था कि पुलिस बुलाती थी, आप जाते नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अब आपको शामिल तफ्तीश नहीं कर रही। तो आज चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। क्या कुछ सूरत हाल रही, ज़रा जानेंगे एहतशाम अली अब्बासी से। जी एहतशाम, क्या कुछ रहा आज इस 9 मई वाक़यात का केस था? जी बिल्कुल, आज जो है 12 केसेस थे चेयरमैन PTI के, उसमें तोशा खाना है, उसमें 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात हैं। अच्छा। उन सब में जो है तोशा खाना में समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है और कल चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है और जो उनका बयान है 342 का, वो आज रिकॉर्ड होना था, वो नहीं हो सका। कल तक जो है उनको वक्त दिया गया है। दूसरी जानिब जो है 9 मई से मुताल्लिक जो मुकदमात हैं, चेयरमैन PTI की जमानत में 15 अगस्त तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी की गई है। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास किपरा ने रिमार्क दिए कि ये आम नौयत का केस नहीं है,
पहले होता था पुलिस बुलाती थी, आप नहीं जाते थे, अब आप कह रहे हैं कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं और पुलिस नहीं कर रही। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के हवाले से 6 मुकदमात की समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई अपने वकील सलमान सफदर के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि हमने शामिल तफ्तीश होने की पूरी कोशिश की, लेकिन शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ताहिर अब्बास ने जो है केस की जो है वो समाअत मुलतवी की है और जो है अब से कुछ देर कबल जो है तोशाखाना केस की समाअत भी कल तक मुलतवी हुई है और जो है चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में क्या हुआ है एहतशाम आज? तोशाखाना केस में जो है आज नजर आया कि चेयरमैन पीटीआई की जो वकला की टीम है उन्होंने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो उनकी ये कोशिश थी कि ये जो है लंबी डेट चली जाए, लेकिन जो है जज हुमायूं दिलावर ने उनको सिर्फ कल तक वक्त दिया है और कल जो है चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब किया है। इस केस की बड़ी अहमियत है गवर्नमेंट की नज़र में, क्योंकि ये ऐसा केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई की नैली हो सकती है। दूसरी तरफ जो साइफर है वो है जो उस पर पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है। तो ये 2 अहम केस है, इस पर हुकूमत का जो है बहुत ज्यादा फोकस है। आज अता तारड़ अदालत में बैठे रहे, मुसलसल वो केस को जो है फॉलो करते रहे। तो यही कोशिश है कि किसी तरह इस केस में 342 का चेयरमैन पीटीआई का जो है बयान रिकॉर्ड हो जाए। ये कोशिश वकील की तरफ से की गई। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम अली अब्बास। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो एक सवाल है वो है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और ये सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बात है। शहबाज शरीफ हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। इस रेस में कौन कौन शामिल होगा ये अब तक मुअम्मा है, जिसका हल दुबई की सियासी बैठक में भी सामने ना आ सका। क्या ये नाम कोई सियासी शख्सियत होगा या कोई टेक्नोक्रेट होगा? कयास आराइयाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। कुछ रोज़ पहले ऐसा माहौल बनाया कि लगा कि जैसे वाकई इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बाद इसका ड्रॉप सीन शुरू हो गया। अब एक तरफ खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 नाम तय कर लिए। इधर एहसन इकबाल और फैसल करीम कुंडी ने किसी भी नाम को हतमी शक्ल देने की तरदीद की है। अब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सियासी मंजरनामे पर निगरान वज़ीर आज़म के नाम को लेकर ही नहीं, बल्कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को लेकर भी कई सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। आखिर क्यों निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पेश आई? क्या ये तरमीम वाकई ज़रूरी थी? क्या इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होने वाले हैं? क्या निगरान हुकूमत के दौरान यह तब्दील हो सकता है? और क्या ये तरमीम IMF को खुश करने के लिए की गई है? ये तमाम बहस 26 जुलाई के बाद शुरू हुई, जब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई। अब होगा क्या, और अहम इत्तेहादी जो है हुकूमत के, वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मुझे JUI से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले हसन साहब मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी। 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, और क्या वो नाम आप लोगों ने दे दिए हैं? नून लीग को मुशावरत शुरू हुई उस पर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अपनी अपनी पार्टियों के अंदर तो जो नाम हैं वो तकरीबन तमाम जमातों ने कोई ना कोई अपने नाम जो है वो फाइनल किए होंगे। जहाँ तक हतमी नाम देने का है वो अभी मरहला आया नहीं है। जैसे जैसे वो हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सारों को पता चल जाएगा कि उसमें क्या फाइनल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक जो नाम भी PMLN की तरफ से आए हैं वो उनकी मौजूदगी में कोई जो इंतखाबात की शफाफियत है या जो उंगलियां उठ रही थी उनमें कमी नहीं होगी। अच्छा। वो नाम चाहे जितने भी अच्छे हों, चाहे जितने भी वो वक्त की अहम ज़रूरत हों, लेकिन लोग उनकी गैर जानिबदारी पे ज़रूर बात करेंगे कि वो गैर जानिबदार नहीं है। तो इसलिए हमें सारों को चाहिए कि नाम ऐसे हों जो जिनका माजी ये बताता हो कि ये गैर जानिबदारी से काम इन्होंने किया है और आइंदा भी करेंगे। तो हसन साहब, वैसे पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है निगरान वज़ीर आज़म? देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सियासी शख्सियत पे ही यकीन रखती है। अच्छा। कि कोई सियासी शख्सियत हो, अच्छा, वो गैर जानिबदार हो, बाअसूल हो। ऐसे लोग सियासत में मौजूद हैं जो असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी जहाँ पे भी हो
वो जब भी बात करेंगे तो असूल की बात करेंगे। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के हालात का जो हल है वो किसी भी इकोनॉमिस्ट के पास नहीं है, वो किसी सियासी क़यादत ही उस बहरान से हमें निकाल सकती है। पॉइंट टेकन। किफ़ायतुल्लाह साहब, JUI भी बड़ी अहम इत्तेहादी हुकूमत की, आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई एक सियासी शख्सियत होनी चाहिए निगरान वज़ीर आज़म, या कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए? किस तरह की शख्सियत होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जितने भी निगरान वज़ीर आज़म आए तो सब ये एहतियात की गई कि सियासी आदमी ना हो, कोई जज, कोई रिटायर, कोई ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, इस किस्म के लोग आते रहे। लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने एतदाल का जो दामन है वो उनके हाथ में मजबूत नहीं रहा। तो इस दफ़ा हम तमाम सियासी जमातों का एक ज़हन बन गया है कि सियासी आदमी होना चाहिए, क्योंकि ये मनसब सियासी है, तो इसका हक वही आदमी अदा कर सकेगा जो सियासी होगा। यहाँ बात ठीक है, लेकिन हसन भाई जिस तरह कहते हैं, मुझे भी इससे इत्तेफाक है कि सियासी होना भी ज़रूरी है और गैर जानिबदार होना भी ज़रूरी है। वो कैसा आदमी होगा? वो किसी भी जमात के सफ़े अव्वल का आदमी नहीं होगा। सफ़े अव्वल का आदमी जो होता है अपनी पार्टी के लिए काम करता है, तो उसके साथ कुछ क्रेडिट भी आ जाता है और डिस्क्रेडिट भी मुताल्लक हो जाता है। तो वो अपनी पार्टी में तो हीरो होता है, लेकिन बाहर की जमातों के लिए वो मुतनाज़ होता है। तो वो होगा कोई ऐसा आदमी कि वो उसकी दियानत भी शक व शुबों से बालातर हो, उसकी सियासी वाबस्तगी भी हो और वो सियासी उमूर को जानता भी हो, लेकिन वो मौजूदा सियासी जमातों के सबसे अव्वल का आदमी नहीं होगा, वो दूसरी सब का आदमी होगा। इस तरह किसी आदमी को तलाश करें, आदमी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो हमारे आपस के में तो ये गैर रस्मी मुशावरत तो जारी है, तो रस्मी मुशावरत के लिए अभी मौका है। वो हिज़्ब इक़्तिदार के कायद, हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद, वो अपनी अपनी मुशावरतें मुकम्मल करके गैर रस्मी मुशावरत में एक नाम पे इत्तेफाक कर लेंगे। मैं आपको एक बात और ही बताऊं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेयरमैन PTI सियासत में मौजूद होते तो फिर परेशान होना चाहिए था। अच्छा। इसलिए कि उन्होंने तो कोई बात नहीं माननी थी। अच्छा, तो जितनी भी जमातें हैं वो सब बात सुनने और मानने वाली हैं। अच्छा, ये जो इख्तियारात दिए गए हैं निगरान हुकूमत को, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या इससे अब जो आगे मामलात हैं उनको आगे बढ़ाना में आसानी होगी? यही सवाल मैं हसन साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि ये जो 230 में जो ये तरमीम की जा रही है ये ठीक नहीं होगी, इतने इख्तियारात नहीं देने चाहिए। फिर आप लोगों से मुज़ाकरात हुए, फिर ये महदूद इख्तियारात दे दिए गए। तो आपको लगता है कि वाकई जो आगे नेगोशिएशन करनी है IMF से, ये मामलात चलाने हैं निगरान हुकूमत के लिए ठीक है सारे मामलात? जी हसन साहब। सॉरी, जरा रिपीट करेंगे क्वेश्चन जी? हसन साहब, सवाल मेरा ये है कि जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं तरमीम करके, खासतौर पर 230 जिस पर आप लोगों को खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब उसमें आप लोगों से मामलात तय हुए, लिमिटेड इख्तियारात दिए गए निगरान हुकूमत को, आप समझते हैं कि जो भी निगरान हुकूमत बनेगी वो ये चीज़ों को बखूबी एहसन तरीके से चला पाएगी? आगे नेगोशिएशन भी करनी है IMF से? देखिए, मैं समझता हूँ जी कि ये कोई आम हालात नहीं है। जैसे पहले एक हुकूमत ख़त्म होती थी और नए इलेक्शंस की तरफ हम जाते थे और एक इंटरम सेटअप आता था, इस दफ़ा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो अगर आप मुआशी हवाले से उन्हें देखें तो बिल्कुल ऐसे हालात कभी भी नहीं होते थे। आप अगर उसको गवर्नेंस के हवाले से देखें, आप अगर इदारों की सूरत हाल जो है, किस हद तक इदारों को पिछली हुकूमत के अंदर तुंदो तेज जुमलों से उनको धमका कर, डरा कर, खौफजदा करके, यहाँ तक कि अदलिया को, यहाँ तक कि हमारे सलामती के इदारों को, हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल ऐसे खौफजदा और सहमी हुई, और कोई ये आम हालात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो फैसले हैं या जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल आज के हालात के मुताबिक देने चाहिए। ये नेगोशिएशंस भी इन्होंने करनी है IMF के साथ भी, दीगर मालियाती इदारों के साथ भी,
तो इनको ऐसे जो इख्तियारात हैं वो तो देने पड़ेंगे, तो तभी ये आगे बढ़ सकेंगे, वगरना ये कोई, मैं नहीं समझता कि आम हालात हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्शनल मामलात हैं, एक्सेप्शनल फैसले करने होते हैं। पॉइंट टेकन। हसन साहब, किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है, यानी कि JUI का क्या मौक़िफ़ है कि इजाफी इख्तियारात देना निगरान हुकूमत को ये वक्त की वाकई ज़रूरत थी, गैर मामूली हालात हैं तो गैर मामूली फैसले ज़रूरी हैं? नहीं, हमारा ख्याल तो ये था कि इस निगरान हुकूमत को उसी तरह होना चाहिए जो पिछली निगरान हुकूमतें हैं, जो आइन का तकाजा है। अच्छा। तो उससे एक कदम भी उनको ज्यादा और एक इंच भी ज्यादा इख्तियार नहीं देना चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसको तो देखना पड़ता है। हमारे यहाँ एक बात है कि ये माशी बहरान है, तो माशी बहरान में हमने दीगर ममालिक से भी राब्ते करने होते हैं और IMF से भी हमारा मुआहदा है। तो IMF का मुआहदा जिससे हो तो कम से कम वो लोग इस काबिल तो हों कि वो बैठ तो जाएं। सही। बेशक वो इजलास को पोस्टपोन करें और फैसला न करें, लेकिन बैठने के काबिल हो। तो इसलिए जरूरी समझा गया कि कुछ इख्तियारात उनको दे दिया जाए। मारूजी हालात में ये इख्तियारात दिए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर ये मारूजी हालात निकल गए, कल की पार्लियामेंट इनको वापस भी ले सकती है। तो इस तरह इसको बदनीयती पर मामूल नहीं करना चाहिए। कुछ इख्तियारात माशी बहरान की वजह से देने जरूरी थे। अगर IMF की कोई तकाजे हैं और हमारा निगरान सेटअप कहता है जी तो हम तो इस काबिल ही नहीं है, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, तो कुछ उसके अंदर ताअत्तुल आ जाएगा। उस ताअत्तुल को खत्म करने के लिए कुछ इख्तियार तो चाहिए था। सही है। तो इस मजबूरी के तहत ये इख्तियार दिए। चलें, आपका भी यही मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, दोनों हज़रत हमारे साथ मौजूद थे और इसका तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है कि ये वक्त की ज़रूरत थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और सानिह बाजोड़ की बात करते हैं, जिसने फ़ज़ा को ना सिर्फ सोगवार किया बल्कि हलाकतों की तादाद भी बढ़ चुकी है। 50 से ज़ायद लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। अलबत्ता धमाके की तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई हैं। नामालूम जो दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन इससे कबल भी हमने देखा कि इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो की गई और ताने बाने जाके मिले ही दुश्मन मुल्क की तरफ से। और ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ताने बाने इस तरह के भी सामने आए कि कुछ पड़ोसी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल की गई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में। अब ये सानिया बाजोड़, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इसमें जान से चली गई और इसके क्या मकासद रहे दुश्मन के। सानिया बाजोड़ में करेंगे, हमें ज्वाइन कर गए ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। जी वालेकुम। वक़ार हसन साहब, दुश्मन की जो मज़मूम कोशिशें हैं अमन ख़राब करने की और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, उसको आप किस तरह देखते हैं? हमने देखा कि इससे पहले भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गई, उसमें पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आए और पाकिस्तान ने सख्त रिएक्शन दिया इस पर। आप बाजोड़ सामने के हवाले से क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मल्टीफेरियस रीजन है। एक तो ये है कि सबसे पहले बड़ा क्लियरली कंडेम करता हूँ जो कल जानों का ज़िया हुआ, उसमें हाफ़िज़ कुरान भी थे, उसके अंदर बारिश लोग थे हमारे एक दीनी पार्टी के, और वो इस्लाम की बात हो रही थी और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। उसके दौरान ये लेट्स से हीनियस एक्ट हुआ है। इसमें 2-3 रीजन है। एक तो जो स्टेट की पॉलिसी है, स्पेशली आर्मी चीफ की रिगार्डिंग जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो डेफिनेटली उनके भी डिसमेंटल हो रहे हैं नेटवर्क बलूचिस्तान में भी और किसी हद तक KP में, तो उसका एक रिएक्शन है। और होस्टाइल एजेंसी चाहती हैं कि जी ये बेसिकली स्नीक अटैक्स होते रहे। नंबर 2, पाकिस्तान एक डेवलपमेंट फेज में जा रहा है। अभी आज चाइनीज वाइस प्रीमियर पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आई थिंक सीपेक से रिलेटेड 10 साल तकरीबात में एक नए फेज का ऐलान भी किया है और डेवलपमेंट है, बेशुमार चीजें हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो इस दौरान डेफिनेटली होस्टाइल एजेंसी चाहेंगी कि उसको टारगेट। लेकिन वक़ार हसन साहब, इस तरह के वाक़यात को रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बाजोड़ की बात करूं तो इसी साल में ये दूसरा वाक़या, फिर 2022 में हमने इस तरह के वाक़यात देखे, फिर मुल्क के दीगर शहरों में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो दुश्मन करता है। हम इसको रोक कैसे सकते हैं और इस सूरत हाल में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी तो कंसिस्टेंट है। देखिए, ये वॉर तो 10-20 साल से हम लड़ ही रहे हैं और पहले अमेरिकन जो उधर थे उसमें होस्टाइल एजेंसी थी, उनका इनकलाब हुआ, तो फिर अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन में इंस्टेबिलिटी है,
टफ स्टेट नहीं है, और इसके अंदर किसी हद तक जो है तालिबान गवर्नमेंट का भी रोल बनता है, क्योंकि उनका लीवरेज है कुछ तंजीमों पे, वो बिल्कुल उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और दोहा एग्रीमेंट में दे एग्रीड। तो ये भी उनको हर लिहाज से कम्युनिकेट भी किया गया, बड़ा सख्ती से भी किया गया, और इस बार पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रांस फ्रंटियर जाके हम जो दहशतगर्दों के लड़ से हाफिज हैं उनको अटैक भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो है आपका, जो आपको पता है यहाँ पे तकरीबन 30 लाख अफगान जो है मुकीम है, हमारे बहन भाई। पाकिस्तान ने थ्रू आउट हेल्प की है, किसी जमाने में 50 लाख थे, तो आना जाना है 3 लाख अफगान क्रॉस करते हैं बॉर्डर हर महीने, और उसमें इलाज मुआवजा भी है, बिजनेस भी है। तो साफ इसके अंदर जो है हर एक चीज प्रिवेंट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कामयाबियां देखें अगेंस्ट टेररिज्म तो वो बेशुमार हैं। डेली सैकड़ों जो है आई वुड से कि या तो अनर्थ किए जाते हैं या जो है उसको डिसमेंटल किया जाता है नेटवर्क्स को, तो वो कामयाबी है। लेकिन साफ जब एक बड़ा इंसिडेंट होता है तो ज्यादा हाईलाइट होता है, बिकॉज आप जो है उसमें ब्रीच करते, लेकिन है अंदर ही है। अब इसमें यही अपील है अवाम को भी कि जब वो आके स्टे करते हैं, चाहे मसाजिद हैं चाहे घरों में, लोगों को पता होता है कि ये फॉरेनर्स हैं या कौन है, क्या इनके लिंकेजेस हैं, तो उसमें होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। और स्टेट इज वेरी क्लियर, अभी अवाम को भी इसके खिलाफ उठना पड़ेगा, और स्पेशली जो हमारे अफेक्टेड इलाके हैं वहाँ के अवाम। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर टायर वक़ार हसन साहब तज रहे थे इस सारी सूरत हाल पे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत भी करे, और अमन कायम करने के लिए फ़ौज पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी इस तरीके से जारी और सारी हैं। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।